सरकार ने कहा था काला धन वापस नहीं आएगा, लाखों करोड़ों रुपए जल जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन जब आरबीआई की रिपोर्ट आई तो पूरा देश सन्न रह गया। 15.5 लाख करोड़ में से 15.5 लाख करोड़ वापस आ गए। 99.3%। एक भी रुपया नहीं जला। काले धन वाले बच गए और लाइन में खड़ा गरीब मर गया। ये है नोटबंदी का वो सच जो आपको किसी ने नहीं बताया। आज के इस डीप डाइव एक्सप्लेनर में हम सिर्फ दावों या हवाई बातों पर चर्चा नहीं करेंगे। हम बात करेंगे रिजर्व बैंक के उन ठोस आंकड़ों की, उन जमीनी हकीकतों की जिन्होंने 2016 में पूरी अर्थव्यवस्था की जड़ें हिलाकर रख दी थी। हम समझेंगे कि कैसे एक ऐतिहासिक फैसले ने देश के आर्थिक सिस्टम को हमेशा के लिए बदल दिया। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये सच्चाई आपको हैरान करने वाली है। जरा उस वक्त को याद कीजिए। एक तरफ ये बहुत ही आत्मविश्वास से भरा वादा था कि जिन लोगों के पास भी ब्लैक मनी है वो डर के मारे अपना पैसा बैंकों में लाएंगे ही नहीं। ये मान लिया गया था कि वो सारा का सारा अघोषित पैसा, वो हजारों लाखों करोड़ रुपए बस कागज के रद्दी टुकड़ों में बदल जाएंगे। लेकिन जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी तिजोरी का हिसाब लगाया तो जो डेटा सामने आया उसने पूरे देश को चौंका दिया। 99.3% पैसा सिस्टम में वापस आ गया। इसका सीधा सा मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो लोग सच में काले धन के कुबेर थे, उन्होंने बड़े आराम से अपने पैसे को वाइट कर लिया, सिस्टम में वापस डाल दिया। और इसकी सबसे बड़ी कीमत किसने चुकाई? उन आम और गरीब लोगों ने, जिन्हें अपना ही खून पसीने का पैसा निकालने के लिए हफ्तों तक चिलचिलाती धूप में लाइनों में धक्के खाने पड़े। चलिए इस डेटा को जरा और गहराई से समझते हैं। अगस्त 2017, इसी महीने आरबीआई की वो बहुचर्चित एनुअल रिपोर्ट आई थी। उस समय 500 और 1000 के नोटों के रूप में बाजार में कुल 15.44 लाख करोड़ रुपए घूम रहे थे। अब उम्मीद ये थी कि इसमें से कम 3 से 4 लाख करोड़ रुपए, जिसे हम कालाधन मानकर चल रहे थे, वो सिस्टम में वापस नहीं आएगा। सरकार को लगा था कि इतना पैसा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन हकीकत देखिए, 15.44 लाख करोड़ में से 15.28 लाख करोड़ रुपए बैंकों में वापस लौट आए। जो हिस्सा वापस नहीं आया वो कितना था? महज 0.16 लाख करोड़, यानी सिर्फ 0.7%। यह आंकड़ा चीख चीख कर कह रहा था कि जिस पैमाने पर काले धन की होली जलने की उम्मीद थी, वैसा कोई चमत्कार नहीं हुआ। सेक्शन 1, 8 नवंबर की वो रात। आखिर ये फैसला लिया कैसे गया? इस पूरे घटनाक्रम को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। नवंबर 2016 से पहले भारत पूरी तरह से एक कैश हैवी इकोनॉमी था। देश की रगों में लगभग 18 लाख करोड़ रुपए नकद दौड़ रहे थे। फिर आती है 8 नवंबर की शाम। इस फैसले को इतनी भयानक सीक्रेसी, इतनी गोपनीयता के साथ प्लान किया गया था कि खुद आरबीआई के बोर्ड को इसके बारे में महज कुछ घंटे पहले भनक लगी। और फिर रात 8 बजे टीवी पर वो ऐतिहासिक ब्रॉडकास्ट होता है। ये घोषणा की जाती है कि 500 और 1000 के नोट आज रात 12 बजे से लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। जरा सोचिए, आधी रात होते होते देश की कुल करेंसी का 86% हिस्सा एक झटके में अवैध हो गया, बिना किसी बैकअप प्लान के, बिना एटीएम मशीनों को नए नोटों के लिए तैयार किए। देश के आर्थिक शरीर से 86% खून रातों रात निकाल लिया गया। इतने बड़े, इतने कड़े और इतने रिस्की कदम के पीछे 3 बहुत बड़े लक्ष्य बताए गए थे। पहला, काले धन को जड़ से उखाड़ फेंकना और भ्रष्टाचार की कमर तोड़ना। दूसरा, सीमा पार से, खासकर पाकिस्तान से आने वाली फेक करेंसी यानी जाली नोटों के नेटवर्क को तबाह करना, जो आतंकवाद की फंडिंग कर रहे थे। और तीसरा लक्ष्य था देश को पूरी तरह से एक कैशलेस इकोनॉमी में तब्दील कर देना, जहां डिजिटल पेमेंट्स का राज हो। इस एक्सप्लेनर में आगे हम इन्हीं 3 पैमानों पर इस फैसले का एक सख्त और निष्पक्ष ऑडिट करेंगे। सेक्शन 2, जनता पर इसका असल इम्पैक्ट क्या हुआ? चलिए उस अफरा तफरी को समझते हैं। 40%, ये नंबर बहुत ध्यान से सुनिएगा। 2016 के समय भारत की लगभग 40% आबादी ऐसी थी जिसका बैंकिंग सिस्टम से कोई लेना देना ही नहीं था। उनके पास कोई फॉर्मल बैंक अकाउंट नहीं था। ये वो अनबैंक्ड आबादी थी जो पूरी तरह से इनफॉर्मल सेक्टर में अपनी रोजी रोटी कमाती थी। इनका पूरा जीवन सुबह की चाय से लेकर रात के राशन तक सिर्फ और सिर्फ कैश पर चलता था। जब 86% करेंसी सिस्टम से अचानक गायब कर दी गई तो सबसे भयानक प्रहार इसी 40% आबादी पर हुआ। इनके पास कोई यूपीआई या क्रेडिट कार्ड नहीं था। इन करोड़ों लोगों का पूरा आर्थिक वजूद एक ही रात में फ्रीज हो गया। और इस आर्थिक फ्रीज का जो नतीजा निकला वो बेहद दर्दनाक था। दिहाड़ी मजदूरों का काम पूरी तरह से ठप पड़ गया, क्योंकि ठेकेदारों के पास उन्हें देने के लिए कैश ही नहीं था। दूसरी तरफ गांव देहात में रबी की फसल की बुआई का पीक टाइम चल रहा था। किसानों को खाद और बीज खरीदने थे, लेकिन उनकी जेब में पड़े पुराने नोट
अब महज कागज के टुकड़े थे और नए नोटों के लिए बैंकों के बाहर मीलों लंबी लाइनें लगी थीं। खेतों में बुआई रुक गई और इन सबसे ऊपर जो सबसे दुखद बात रही वो थी एटीएम की उन लाइनों में जान गंवाने वाले लोग। कैश न मिल पाने का तनाव, इलाज के लिए पैसे की कमी और घंटों खड़े रहने की वजह से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। किसी की बेटी की शादी रुक गई तो किसी के घर का चूल्हा नहीं चला। ये उस नीति की वो भारी मानवीय कीमत थी जो किसी बैलेंस शीट में दर्ज नहीं होती। सेक्शन 3। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, आखिर वो काला धन गया कहां? अगर आम आदमी लाइनों में जूझ रहा था तो काले धन वाले कैसे बच निकले? इसके लिए द ग्रेट इंडियन जुगाड़ का शातिर तरीके से इस्तेमाल किया गया। पहला रास्ता बना जन धन खाता। काले धन के मालिकों ने बड़ी चालाकी से गरीबों और मजदूरों के जन धन खातों को किराए पर लिया और अपना ब्लैक मनी वहां डंप कर दिया। दूसरा तरीका और भी हैरान करने वाला था। कंपनियों के मालिकों ने अपने ही कर्मचारियों को कुछ कमीशन देकर पुराने नोट बदलने के लिए लाइनों में खड़ा कर दिया। और तीसरा सबसे बड़ा खेल हुआ ज्वेलरी शॉप्स और कोऑपरेटिव बैंकों में। रातों रात करोड़ों का सोना खरीदा गया, पुराने नोटों को बैकडेट में खपाया गया और कोऑपरेटिव बैंकों के ढीले नियमों का पूरा फायदा उठाया गया। छापे जरूर पड़े, लेकिन सच यही है कि ज्यादातर काला धन इन्हीं लूप होल से गुजरकर एकदम सफेद हो गया। सेक्शन 4। काले धन का सच तो सामने आ गया, लेकिन बाकी 2 वादों का क्या हुआ? आइए उन्हें भी परख लेते हैं। कैशलेस इकोनॉमी बनाने वाले वादे की सच्चाई काफी दिलचस्प है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि नोटबंदी के तुरंत बाद डिजिटल पेमेंट्स का ग्राफ रॉकेट की तरह ऊपर गया। लेकिन ये चॉइस नहीं थी, ये मजबूरी थी। लोगों के पास कैश नहीं था तो उन्होंने डिजिटल वॉलेट्स का इस्तेमाल किया। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म हकीकत देखें तो तस्वीर बिल्कुल अलग है। जैसे जैसे सिस्टम में नया कैश वापस आया, लोग फिर से नकद लेन देन पर लौट आए। डेटा साफ बताता है कि 2019-20 आते आते भारत में जो कैश सर्कुलेशन था उसमें 2016 के प्री डिमोनेटाइजेशन स्तर को भी बहुत पीछे छोड़ दिया था। यानी कैश खत्म करने का जो सपना था वो लंबी अवधि में एक भ्रामी साबित हुआ। कैश आज भी किंग है। और क्या जाली नोटों पर हमेशा के लिए लगाम लग गई? देखिए, शुरुआत में जब पुरानी करेंसी अमान्य हुई तो कुछ समय के लिए जाली नोटों की सप्लाई लाइन जरूर टूट गई, लेकिन ये जीत बहुत ही छोटी साबित हुई। जैसे ही बाजार में नए 500 और 2000 के चमचमाते नोट उतारे गए, बहुत ही जल्द उनके जाली वर्जन्स भी पकड़े जाने लगे। और ये हम नहीं कह रहे, ये खुद रिजर्व बैंक की रिपोर्ट्स ने कंफर्म किया है। यानी काउंटरफीट करेंसी को हमेशा के लिए सिस्टम से उखाड़ फेंकने का जो दावा था वो भी जमीनी हकीकत पर पूरी तरह से खरा नहीं उतरा। सेक्शन 5। फाइनल इकोनॉमिक टोल। अर्थव्यवस्था पर असल में कितना डैमेज हुआ? 2016-17 के दौरान भारत की जीडीपी ग्रोथ पर एक नज़र डालते हैं। पहली और दूसरी तिमाही में हमारी इकोनॉमी 7% से ऊपर की ग्रोथ रेट से दौड़ रही थी। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन 8 नवंबर के उस भारी झटके के बाद तीसरी तिमाही में ये ग्रोथ सीधे गिरकर 6.1% पर आ गई। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। चौथी तिमाही में ये और भी नीचे लुढ़क कर 5.7% पर पहुंच गई। ये गिरावट कोई मामूली डेंट नहीं था। नए नोटों को छापने का भारी भरकम खर्च, बैंकों के कर्मचारियों का ओवरटाइम और पूरे लॉजिस्टिक सिस्टम का चरमरा जाना, इन सब ने मिलकर भारत की भागती हुई जीडीपी के पहियों की हवा निकाल दी। और इस गिरती हुई जीडीपी का सबसे भयानक असर अगर किसी चीज पर पड़ा तो वो था रोजगार। 1.5 मिलियन यानी 15 लाख सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के डेटा के मुताबिक नोटबंदी के तुरंत बाद के महीनों में 15 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी नौकरियां गंवा दी। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये नौकरियां किसी बड़े आईटी पार्क या कॉर्पोरेट ऑफिस की नहीं थी। ये नौकरियां गई थीं उस इनफॉर्मल सेक्टर की, उन छोटे कारखानों, रेडी पटरी वालों और छोटे व्यापारों की जिनका पूरा बिजनेस कैश के भरोसे चलता था। जब मार्केट से कैश ही सोख लिया गया तो व्यापार ठप पड़ गए और लाखों लोगों की रोजी रोटी छिन गई। अब अगर हम शुरुआत में किए गए बड़े दावों और अंत में निकले असल नतीजों को आमने सामने रखकर देखें तो पूरी तस्वीर शीशे की तरह साफ हो जाती है। पहला टारगेट था काले धन को नष्ट करना। लक्ष्य था कि 3 से 4 लाख करोड़ खत्म होंगे, लेकिन हकीकत में 99.3% पैसा वापस आ गया। दूसरा टारगेट था फेक नोट्स को खत्म करना, लेकिन नए नोटों की जाली कॉपीज चंद महीनों में ही बाजार में आ गईं। और तीसरा टारगेट था देश को परमानेंटली कैशलेस इकोनॉमी बनाना, लेकिन नतीजा ये हुआ कि कैश का इस्तेमाल 2016 के स्तर को भी पार कर गया। वादों और ज़मीनी हकीकत के बीच ये जो ज़मीन और आसमान का फ़र्क था वो आज भी एक बड़ा सवाल है। इन तमाम आंकड़ों, रिपोर्टों और हकीकतों को देखते हुए हमें भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और दुनिया के जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का वो संसद में दिया गया बयान याद आता है।
उन्होंने भरे सदन में इस फैसले को ऑर्गेनाइज्ड लूट और लीगलाइज्ड प्लंडर यानी संगठित लूट और कानूनी डाका करार दिया था। ये बहुत ही तीखे और कड़े शब्द थे, लेकिन जब हम अर्थव्यवस्था में आई उस अचानक मंदी, इनफॉर्मल सेक्टर की तबाही और 99.3% पैसे के वापस आ जाने के डेटा को देखते हैं तो समझ में आता है कि आखिर क्यों एक अनुभवी अर्थशास्त्री के नजरिए से यह नीति इतनी विनाशकारी मानी गई थी। हालांकि इस पूरे दर्दनाक एपिसोड का एक सकारात्मक पहलू जरूर रहा है, एक सिल्वर लाइनिंग, और वो है भारत के डिजिटल और यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर को मिला वो जबरदस्त बूस्ट। आज हम जो गली नुक्कड़ पर क्यूआर कोड्स देखते हैं उसकी एक बहुत बड़ी वजह वो नोटबंदी का दौर ही था। लेकिन इस सबके बाद एक बेहद चुभने वाला सवाल पीछे छूट जाता है, क्या महज उस एक डिजिटल बूस्ट के लिए उन करोड़ों लोगों का रोजगार छिनना, वो महीनों की अफरा तफरी, अर्थव्यवस्था को लगा वो गहरा झटका और एटीएम की लाइनों में गई वो 100 से ज्यादा जानें, क्या ये सब उस कीमत के लायक था? इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। अगर आपको हमारा ये डीप डाइव एक्सप्लेनर पसंद आया और इससे कुछ नया जानने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले ऐसे ही शानदार और तथ्यपरक एक्सप्लेनर में।